हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स एडिक्शंस। तो आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन की बहुत सारी क्या ऑल एंट्रीज को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हर एक एंट्री अच्छे से याद हो जाएगी और आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंटिंग क्वेश्चन में। ओके, इससे पहली वीडियो में हमने अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया था बिल्कुल अच्छे से कि अकाउंटिंग क्वेश्चन होता क्या है ना। अकाउंटिंग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, इफेक्ट्स, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है जल्दी से जाके उस वीडियो को देख लेना और उसके बाद ये वीडियो आप देखो और इसमें आपको सारा कुछ जितनी भी एंट्रीज हैं वो आपको पता लग जाएगा कि वो कहाँ पे ऐड होंगी, एसेट्स में, लायबिलिटीज में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने की, अकाउंटिंग क्वेश्चन में सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री आती है। परचेज की, सेल्स की, एक्सपेंस की, इनकम की, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, ये सारा कुछ आप देखोगे सारी एंट्रीज को। ठीक है, और कुछ अदर एंट्रीज भी हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अच्छा, फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखो यहाँ पे फॉर्मेट में हमें कैपिटल के लिए राइट साइड सबसे पहले कॉलम बना दिया करो कैपिटल के लिए, और लेफ्ट साइड में सीरियल नंबर के लिए। ओके, ये ट्रिक फॉलो करो तो आपका फॉर्मेट नहीं बिगड़ता, अच्छे से बनता है। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के लिए कॉलम बना दो, यहाँ पे आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हो और यहाँ पे एक लाइन खींच देना इस तरीके से। दो एसेट्स यहाँ पर लिख देना, लाइबिलिटीज को यहाँ पर लिख देना, यहाँ पे ऊपर अकाउंटिंग क्वेश्चन लिख देना और यहाँ पे टोटल लास्ट में होता है। तो अभी हम नेक्स्ट एंट्री से समझेंगे कि इसमें करना क्या है इस फॉर्मेट का। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा बिजनेस स्टार्ट करने का। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्रीज क्या होती हैं। बहुत सारी एंट्री हो सकती है बिजनेस स्टार्ट करने की, सारी एंट्रीज को हम देखेंगे, हर एक एंट्री आपको इस वीडियो में कवर होती हुई दिखेगी। तो देखो, बिजनेस स्टार्टेड या कॉमन्स बिजनेस, बिजनेस स्टार्टेड को हम कॉमन्स बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, कॉमन्स करना, बिजनेस को स्टार्ट करना, दोनों एक ही बात है। अब बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री सबसे पहले क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश बैंक एज अ कैपिटल। तो देखो, अगर यहाँ पर बिजनेस को स्टार्ट किया गया है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप कुछ कैश लाते हो, कुछ पैसे लगाते हो अपने बिजनेस में, तो बिजनेस स्टार्ट होता है। ठीक है, आप पैसे लगा सकते हो कैश से भी, या आपने बैंक में रखा है तो वो भी पैसे लगा सकते हो। तो इसकी एंट्री आप अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या करोगे, देखो एसेट साइड एक हेड बनाओगे, कैश या बैंक का जो भी आपने लगाया, कैश का पैसा लगाया, बैंक का पैसा लगाया, एसेट साइड जाना और एक हेड बनाना, कैश का पैसा लगाया तो कैश का, बैंक का लगाया तो बैंक का। उसमें आप क्या करना, 10,000 ऐड कर देना, प्लस 10,000 लिखना, और कैपिटल में जाना, कैपिटल में लिख देना प्लस 10,000। जैसे अब हमने फॉर्मेट देखा ना, देखो ये था फॉर्मेट। ये आप एसेट साइड हो, यहाँ पर एक, तो एसेट साइड में आप क्या करोगे, एसेट साइड में जस्ट एसेट्स के नीचे, एसेट्स के नीचे आप क्या करना, हेड लिखना है यहाँ पे कैश का। ठीक है, यहाँ पर आप कैश का हेड लिखोगे ऐसे, और इसमें इसके जस्ट नीचे आप 10,000 ऐड कर देना जितने से भी आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और इस ट्रांजैक्शन की जगह पे हम क्या लिखते हैं, बिजनेस स्टार्टेड, और सीरियल नंबर में आप 1 लिख दोगे, फिर ऐसे 2 3 जैसे जैसे एंट्री आएगी वो लिख देना। और ट्रांजेक्शन में बिजनेस स्टार्टेड लिख देना या कॉमन बिजनेस लिख देना, एसेट्स के नीचे कैश, और कैश के नीचे जितने से आपने स्टार्ट किया 10,000, और ये कैपिटल में 10,000 लिख दोगे। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये एंट्री होती है सिंपल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपका जो एसेट्स है वो बढ़ता है ना। ये क्यों किया हमने, क्योंकि जो एसेट्स है वो बढ़ता है, कैश या बैंक एसेट था उसमें 10,000 हमने प्लस कर दिया और कैपिटल में 10,000 रुपए प्लस कर दिया, क्योंकि इससे कैपिटल भी बढ़ता है ना। जब आप पैसा लगाते हो तो आपकी कैपिटल बढ़ती है बिजनेस की। ठीक है, कैपिटल ओनर का क्लेम होता है और एसेट्स बिजनेस का होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद गुड्स कॉस्टिंग 5,000। अब यार जरूरी नहीं कि आप कैश से ही बिजनेस को स्टार्ट करो, आप गुड्स से भी स्टार्ट करते हो। गुड्स मतलब स्टॉक, आप अपने बिजनेस में कुछ स्टॉक खरीद करके लेकर आए, उससे अपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम जो आपने इसमें किया था, अब क्या करना, वहां पे कैश की जगह पे हेड बनाना स्टॉक्स। ठीक है, या फिर पहले से आप कैश कर चुके हो तो कैश के जस्ट बगल में कैश है, यहाँ पे एक प्लस डाल करके। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना है, प्लस डाल करके एक स्टॉक का हेड बना देना ऐसे। ठीक है, आप पूरा स्टॉक लिखना, मैं ऐसे सिंपल में लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैश था, ये वाला कैश था, अब स्टॉक हो गया प्लस करके। तो अब स्टॉक में आप क्या करना, जितने आपने स्टॉक से स्टार्ट किया, आपने 5,000 का स्टॉक की लिया था, 5,000 आप इसमें प्लस कर देना। ठीक है,
और कैपिटल में आप 5000 प्लस कर देना। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, सिंपल बेसिक इसका समझो क्या करना होता है। एसेट साइड, जिस भी एसेट्स के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस को एसेट से ही स्टार्ट करते हैं। आपने कैश से स्टार्ट किया, बैंक से स्टार्ट किया, स्टॉक से स्टार्ट किया, उसका एक पर्टिकुलर हेड बनाओ, उसमें वो अमाउंट ऐड कर दो और कैपिटल में वो अमाउंट ऐड कर दो, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस स्टार्टेड विद फिक्स्ड एसेट्स। तो देखो आप फिक्स्ड एसेट्स के साथ भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म में चलते हैं, इस साल भर से ज्यादा जो भी हमारे बिजनेस में चलते हैं एसेट्स, वो हो गए हमारे फिक्स्ड एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स से भी आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। करना क्या होता है, एसेट साइड जाओ, एसेट साइड जाने के बाद एक हेड बनाना। फिक्स्ड एसेट नहीं लिखना आपको, हेड बनाना है। जिस भी एसेट के साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो फर्नीचर आप लेकर के आते हो अपने बिजनेस में, स्टार्ट करते हो, मशीनरी से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, बिल्डिंग से बिजनेस को स्टार्ट करते हो, उसका हेड बनाते हो आप। और उसमें क्या करना, कोई भी अमाउंट ऐड कर देना, मतलब जितने से आपने बिल्डिंग या प्लांट मशीनरी या फर्नीचर को बिजनेस में लाए होगे, वो अमाउंट आपको ऐड करना है एसेट साइड, और कैपिटल में सेम अमाउंट से ऐड कर देना। ठीक है, तो आपको बस कॉमन दिख रहा है बिजनेस स्टार्ट करने में आपको क्या करना होता है। एसेट साइड जाओ, हेड बनाओ उसका, जिससे भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें वो अमाउंट ऐड करो जितने से स्टार्ट किया है, जस्ट उसके नीचे लिख करके। और कैपिटल में आप क्या करना, कैपिटल में वो सेम अमाउंट आपको प्लस करना होता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट की एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल है, बस आपको क्या करना होता है कि जिससे बिजनेस स्टार्ट किया उसको एसेट साइड लिख दो और कैपिटल में भी लिख दो वो अमाउंट ऐड करके। देखो अब बिजनेस जो स्टार्ट है वो हमारा एक से ज्यादा आइटम के साथ भी हो सकता है एक साथ। मान लेते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से भी, 10,000 कैश लेकर आया बिजनेस में, बैंक से भी लेकर के आए 5,000 रुपए, फर्नीचर भी आपने बिजनेस में लाया, बिल्डिंग भी लाया, इन सब चीजों आ गई तब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और मेनली हमारे डेली लाइफ में देखे रियल एग्जांपल से तो इसी से होता है। हम सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, स्टॉक भी रखते हैं, बैंक में भी पैसे रखते हैं, फर्नीचर भी खरीदते हैं, बिल्डिंग भी खरीदते हैं, और वो सब एक साथ लगाते हैं फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री क्या करेंगे, वो तो एक एक थी कि एक से स्टार्ट किया तो उसका हेड बनाकर। तो सेम आपको जैसे कर रहे थे वैसे करोगे। एसेट साइड जाओ, जितने भी अपने हेड हैं, जितने भी चीजों से आपने स्टार्ट किया है, कैश से स्टार्ट किया, कैश का बनाओ। कैश के जस्ट प्लस में एसेट्स के जस्ट नीचे आपको लिखना होता है कैश, उसमें प्लस करके आप बैंक लिखना। जिस जिससे स्टार्ट करो सब कुछ प्लस करते लिखते जाओ। फर्नीचर लिखो, बिल्डिंग लिखो, ठीक है। और कैश के नीचे जितने से आपने स्टार्ट किया 10,000 लिख दो, कैश जितना था। बैंक में 5,000, 5,000। फर्नीचर 50,000 का लाए थे, 50,000। बिल्डिंग 10 लाख की थी तो 10 लाख। और ये लिखने के बाद कैपिटल में आप क्या करना, टोटल अमाउंट प्लस करोगे। ठीक है, टोटल अमाउंट जैसे 10,000 का कैश था, 5,000 का बैंक, फर्नीचर 50,000 का, 10 लाख का, सब टोटल कर दो तो 10,65,000 होगा, 10,65,000। तो 10,65,000 कैपिटल में टोटल अमाउंट ऐड करोगे। ये 10,000, 5,000 एक एक करके नहीं करना होता। तो आपने एक साथ स्टार्ट किया है बिजनेस को, इन सारे हेड को लेकर के, इन सारे एसेट्स को लेकर के, तो आप एसेट साइड इनको प्लस करके लिखोगे और सारा कुछ आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट में लिख देना। ठीक है, कैपिटल में क्या करना, टोटल अमाउंट लिखना, एक एक करके नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है परचेज। ठीक है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बिजनेस स्टार्ट करने के बाद आप कुछ परचेज भी करते हो, जैसे रॉ मटेरियल हुआ, स्टॉक हुआ, फर्नीचर, बहुत चीजें परचेज करते हो। तो उसकी भी एंट्री हम अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिकॉर्ड करते हैं। और उसको कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहला है बेसिक, बेसिक से हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। पहले बेसिक एंट्री, फिर आपको थोड़ी टफ एंट्री देखने को मिलेगी जो कॉम्प्लेक्स होगी। परचेस गुड्स कॉस्टिंग 5,000 कैश। ठीक है, आपने क्या किया, गुड्स खरीदा। गुड्स मतलब स्टॉक होता है, कंफ्यूज मत होना। गुड्स का मतलब यहाँ पे अच्छा बुरा नहीं है, गुड्स का मतलब स्टॉक। तो गुड्स मत हमने खरीदा 5,000 का, तो क्या करोगे आप, एसेट साइड जाना। एसेट साइड जाने के बाद आप गुड्स को गुड्स ना लिख करके स्टॉक लिखते हो अकाउंटिंग क्वेश्चन में, याद रखना हमेशा। हम एसेट साइड जाएंगे, स्टॉक का हेड बनाएंगे और स्टॉक में हम 5,000 रुपीज प्लस कर देंगे। ठीक है, और आप कैश से 5,000 रुपए माइनस कर देना। अब ऐसा क्यों किया हमने, तो सुनो ध्यान से। जब हमने गुड्स को खरीदा था, स्टॉक खरीदा था, तो हमारे पास 5,000 कैश पड़े हुए थे। अब वो 5,000 कैश हमने दे दिया होगा तो हमारे बिजनेस से 5,000 रुपए चले गए होंगे। तो हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे, तभी तो स्टॉक आएगा ना 5,000 का। ठीक है, अगर आपने स्टॉक खरीदा कैश में, तो कैश से 5,000 रुपए चले गए और स्टॉक में 5,000 रुपए आ गए, तो कैश से माइनस कर देना, स्टॉक से प्लस कर देना। दोनों ही एसेट है तो ये सिर्फ एसेट साइड ट्रीटमेंट होगा और कहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, परचेस गुड्स कॉस्टिंग 5,000 इन क्रेडिट। अब देखो यहाँ पे आपने कैश में नहीं खरीदा,
जो ये गुड्स है स्टॉक है आपने कैश में ना खरीद करके क्रेडिट यानी कि उधार पे खरीद लिया, यानी कि अभी आप इसको पेमेंट नहीं करना चाहते हो, आप इसकी पेमेंट बाद में करोगे। तो क्या करेंगे, सेम करना है आपको, लेकिन इसमें लाइबिलिटीज भी आ जाएगी। देखो एसेट साइड जाओगे, एसेट साइड में स्टॉक लिखना, स्टॉक का हेड बना जैसे इसमें किया था, उसमें 5000 प्लस कर दिया। देखो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो कि आपने क्या किया था, परचेस किया स्टॉक को, तो स्टॉक तो बढ़ेगा, तो स्टॉक में 5000 प्लस कर देंगे। लेकिन अभी आपने पेमेंट नहीं किया, अगर पेमेंट किए होते तो कैश से माइनस कर देते, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, बाद में पेमेंट करो, तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटीज साइड जाओगे, लाइबिलिटीज साइड जाने के बाद एक हेड बनाओगे क्रेडिटर, और उस क्रेडिटर में 5000 रुपीज को प्लस कर दोगे। ठीक है, समझ में आया क्या करना है। जब हम कैश से पेमेंट करते हैं तो कैश में माइनस कर देते हैं एसेट साइड, लेकिन अगर कैश से पेमेंट नहीं की, क्रेडिटर से पेमेंट की है, तो लाइबिलिटी, क्रेडिट पे पेमेंट की, उधार पे पेमेंट की, तो लाइबिलिटी साइड जाकर के क्रेडिटर का हेड बनाओ, और उस क्रेडिटर के हेड में 5000 रुपए प्लस करके लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज गुड्स फॉर 2000, हाफ ऑफ पेमेंट मेड बाय कैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, समझना इसको ध्यान से। हमने क्या किया, गुड्स को परचेस किया है 2000 में, और आधी पेमेंट कैश से की है। तो सेम देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, एसेट साइड जाना, एसेट साइड जा करके कैश का हेड बनाना, और स्टॉक का हेड, मतलब कैश का हेड तो पहले से होगा, स्टॉक के हेड भी पहले से होगा। तो स्टॉक में आप क्या करना, 2000 रुपया प्लस कर दोगे, और कैश में आप 1000 माइनस कर दोगे। अब देखो ऐसा क्यों किया हमने, तो हमने 2000 का सामान खरीदा था, स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक में तो 2000 रुपये प्लस होंगे, और जो कैश है हमारा, कैश में हमारा 1000 माइनस इसलिए हुआ क्योंकि हाफ पेमेंट, 2000 का आधा जो है हमने कैश से पेमेंट कर दिया था, और जो हमारा आधा है वो अभी हम बाद में पेमेंट करेंगे, वो अभी हमने पेमेंट की ही नहीं। तो जो आधा कैश से पेमेंट कर दिया है वो 1000 माइनस कर देंगे, और जो हमने पेमेंट की ही नहीं उसको लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक सी एंट्री थी, तो समझना आपको इम्पोर्टेंट है, कि आपके एग्जाम में पूछेगा इसी टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछते हैं जिसमें ये आता है। ठीक है, तो सिंपल थी एंट्री। नेक्स्ट एंट्रीज पे आते हैं। नेक्स्ट देखो आप क्या कर रहे थे, अभी स्टॉक परचेस कर रहे थे, अब आप फिक्स्ड एसेट्स भी परचेस कर सकते हो, जैसे कि फर्नीचर हुआ, है ना, मशीनरी हुई, बिल्डिंग्स हुई, ये सब परचेस कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी फिक्स एसेट परचेस करते हो, जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा, कैश या बैंक से, तो आप क्या करना, एसेट साइड जाना, कैश से परचेस किया तो कैश से जितने का परचेस किया उससे माइनस कर देना, और बैंक से परचेस किया तो बैंक से आप माइनस कर देना, और जो भी एसेट आपने खरीदा उसका एक हेड बना करके उसमें ऐड कर देना वो अमाउंट। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने 10 लाख की मशीनरी खरीदी, तो 10 लाख रुपए आप पेमेंट करोगे ना, कैश से करोगे या बैंक से, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा आपके पास कैश में पैसा बचा हुआ है या बैंक में पैसा है। जिसमें भी 10 लाख रुपए होंगे कैपेबल होगा तो उससे आप पेमेंट कर माइनस कर दोगे। मान लो बैंक में पैसा है तो बैंक से 10 लाख माइनस कर देना, और मशीनरी का हेड बनाना एसेट साइड, और मशीनरी में ऐड कर देना 10 लाख रुपए। सिंपल। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट लाइक मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा इन क्रेडिट। सेम आप कर रहे हो, यहाँ पे आप पेमेंट कर दिए थे, यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं किए, आप बाद में पेमेंट करोगे। ठीक है, और जब आप बाद में पेमेंट करते हो तो जिसको आपको पेमेंट करनी होती है उसे क्रेडिटर कहते हो। तो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड जाओगे, लाइबिलिटी साइड जाने के बाद क्रेडिटर का हेड बनाओगे, उसमें वो अमाउंट प्लस कर दोगे जितने की आपने जो भी फिक्स्ड एसेट खरीदा हुआ है। ठीक है, लाइबिलिटीज हमारी क्या होती है, आउटसाइडर की क्लेम होती है। बिजनेस में दो क्लेम होते हैं, एक ओनर का और एक आउटसाइडर का। तो ओनर का क्लेम कैपिटल है, और आउटसाइडर का क्लेम जो होता है वो लाइबिलिटीज होती है। और बिजनेस में जो चीजें हो तो एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एसेट्स में तो आप क्या करना, जो भी एसेट्स है उसको लिख करके उसका हेड बना करके उसमें वो ऐड कर दोगे जितना का भी खर्चा था आपने। और जो लाइबिलिटीज साइड है उस क्रेडिटर में, क्योंकि आपने पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिटर का हेड बनाओगे उसमें प्लस कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर 10 लाख बाई टेकिंग लोन फ्रॉम एसबीआई। देखो समझो इसको ध्यान से, ये भी एक तरीके की सेम इसी की तरह एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ध्यान से समझना है इसको। आपने क्या किया है, बिल्डिंग खरीदी है 10 लाख की, एसबीआई से लोन लेकर के 8 लाख का। अब सबसे पहले आप क्या करना, जो भी खरीद रहे हो ना उसका एसेट साइड जाकर के हेड बनाओ, और उतना ही अमाउंट उसमें ऐड कर दो। ठीक है, बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की तो बिल्डिंग में 10 लाख रुपीज ऐड कर दो। फिर आपने क्या किया, लोन लिया एसबीआई से, तो जो भी लोन लेते हैं वो लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, हमें पे करना पड़ेगा आगे चल करके। तो लाइबिलिटी साइड जाओगे और लोन फ्रॉम एसबीआई, ठीक है, लोन फ्रॉम एसबीआई का हेड बना करके उसमें 8 लाख रुपए प्लस कर दोगे। और बिल्डिंग में आपने 10 लाख एसेट साइड प्लस कर रखा है,
और आपने 8 लाख रुपए लिए थे, लोन लेकर के बिल्डिंग खरीदी है, तो लोन में 8 लाख प्लस कर दो, क्योंकि आगे चल के पेमेंट करनी होगी। अब देखो बिल्डिंग तो 10 लाख की, लोन आपने 8 लाख का ही लिया, तो 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? तो 2 लाख आपके बिजनेस में पहले से हो गया, तो बैंक में है तो कैश में। आप ये देखना कि बैंक में 2 लाख है या कैश में। बैंक में 2 लाख रुपए पड़े तो बैंक से माइनस करना, कैश में 2 लाख है तो कैश से माइनस कर देना। ठीक है, जिसमें भी 2 लाख होंगे उससे माइनस कर पाओगे, 2 लाख से कम है तो उससे माइनस करना। ठीक है, तो लाइबिलिटीज साइड में आप लोन फ्रॉम एसबीआई लिखोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लोन ले रहे हो ना, तो लोन एक लाइबिलिटीज होती है बिजनेस के लिए। ठीक है, और लाइबिलिटीज में ऐड करते हैं फिर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने 8 लाख का ही लोन लिया, बिल्डिंग 10 लाख की, तो 2 लाख रुपए आप बिजनेस से दोगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउट। मान लो कि आपने जो भी चीजें खरीदी हैं वो डिफेक्टिव निकल गई, या ऐसे पीस निकल गए जो आपने नहीं मंगाए थे, बेकार निकल गए, कुछ हो गया, तो आप उसको रिटर्न करते हो, है ना। आपको पसंद नहीं है तो रिटर्न कर सकते हो। अब रिटर्न करने की भी एंट्री होती है, अकाउंटिंग क्वेश्चन में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे एग्जांपल, गुड्स रिटर्न टू रोहन 5000 विच वाज परचेज इन कैश। हमने कुछ अमाउंट था पर कैश में खरीदा हुआ था, उसको रिटर्न कर दिया रोहन को 5,000 का। तो आप क्या करोगे, देखो कैश में आपने खरीदा तो आपने कैश पेमेंट की होगी, लेकिन अब आपको कैश वापस मिल जाएगा, क्योंकि आप रिटर्न करो तो आपको कैश देगा। तो कैश में 5,000 प्लस कर दो, और आपने जो स्टॉक खरीदा था, अब वो स्टॉक रिटर्न करो तो स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। जब आप स्टॉक को खरीदते हो तो वो स्टॉक बढ़ता है, लेकिन जब आप स्टॉक को रिटर्न कर दो तो वो स्टॉक क्या होता है, कम हो जाता है। सिंपल है। जब वो स्टॉक कम हुआ तो वो कैश तो देगा ना हमें, है ना। अगर हमने स्टॉक कम कर दिया, अपना स्टॉक तो हमारा कम हो चुका है, क्योंकि हम स्टॉक को दे दिया, जो डिफेक्टिव स्टॉक थे उसको दे दिया, तो स्टॉक कम हो गया, और उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे भाई, है ना। तो वो कैश हमारा आ गया। ठीक है, सेकेंड है गुड्स रिटर्न टू रोहन 10,000 विच वाज परचेज ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे कैश और क्रेडिट कार्ड क्या ट्रीटमेंट होता है। कैश में खरीदा तो कैश से आपने प्लस कर दिया था, लेकिन आपने वो गुड्स क्या कहता है, वो स्टॉक जो था अपने क्रेडिट पे खरीदा था, उधार पर, तो आपने क्रेडिटर में वो अमाउंट माइनस किया हुआ, प्लस किया होता, और यहाँ पर आपने कैश से माइनस किया होता। ठीक है, तो एसेट साइड तो पहले तो स्टॉक को माइनस कर दो, क्योंकि स्टॉक भाई हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम स्टॉक को लौटा रहे हैं आपको। जब वो स्टॉक लौटाओगे तो उस स्टॉक के आपको पैसे मिलेंगे, और वो पैसे, अब देखो, अगर आपने पेमेंट की ही नहीं है पहले, तो वो आपको पैसे क्यों देगा? अगर आपने स्टॉक खरीदा और उस टाइम पे आपने पेमेंट की ही नहीं, और वो बेकार स्टॉक मिल गया, तो आप डायरेक्ट स्टॉक को लौटा दोगे। आप तो पेमेंट तो करोगे नहीं, कोई भी पेमेंट तो वो देगा नहीं आपको। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड जो आपने क्रेडिटर बना रखा था पहले से, जब परचेस किया था क्रेडिट पे, तो लाइबिलिटी साइड जो क्रेडिटर था उसमें आपने प्लस कर रखा, प्लस करके रखा था कि 10,000 रुपए उसको देने होंगे आगे चल करके, लेकिन अब स्टॉक ही खराब निकल गया, स्टॉक लौटा दिया, तो अब आप उसके 10,000 रुपए नहीं दोगे। ठीक है, तो जब आपको पैसे देने ही नहीं है तो वो क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा। अब लाइबिलिटीज आपकी कम हो जाएगी, यानी कि आउटसाइडर का पैसा अब इसमें कम होगा। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार फिर से देख लेना, या फिर आपको करते करते और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेल्स में आते हैं। सेल्स यानी कि कोई भी सामान आपने बेच दिया, तो बिजनेस का तो मोटिव होता है सेल करना, गुड्स या सर्विस का। तो देखो यहाँ पे सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 इन कैश। अगर आपने गुड्स सोल्ड कर दिया कैश में, तो कैश में सोल्ड किया तो कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश में प्लस हो जाएगा। एसेट साइड ये ट्रीटमेंट होगा। एसेट साइड आप जाओगे, स्टॉक आपने, देखो कॉस्टिंग हमेशा माइनस करना है स्टॉक की। कॉस्टिंग हमेशा ध्यान से सुनना है इस वर्ड को, जितनी भी आपकी कॉस्टिंग होगी उसी को आपको स्टॉक से माइनस करना है। तो स्टॉक की कॉस्टिंग है 10,000 रुपए, तो स्टॉक माइनस कर देंगे 10,000 से, क्योंकि स्टॉक कम हो जाएगा, हमने बेच दिया, तो स्टॉक में से एसेट साइड में 10,000 माइनस हो गए। अब आपने बेचा है तो उसके पैसे मिलेंगे, कैश मिलेगा, तो कैश में आप एड बैक कर दोगे 10,000 रुपीज। ठीक है, सोल्ड सेकेंड एंट्री, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2,000 और क्रेडिट। अब आपने 2,000 का स्टॉक बेच दिया, 2,000 का क्रेडिट पे बेच दिया, है ना, उधार पर आपने बेचा है। तो जब आप 2,000 के गुड्स को उधार पर बेचते हो तो एसेट साइड जाना, स्टॉक से तो माइनस कर दो, स्टॉक कम हो गया, आप बेच रहे हो, स्टॉक से परचेज में हमेशा प्लस होता है, सेल्स में हमेशा माइनस हो जाएगा। तो आप सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो स्टॉक से 2,000 रुपए माइनस कर दो। अब यहाँ पर आप कैश में प्लस मत करना, क्योंकि आपको कैश नहीं मिला, आप उधार पर बेच रहे हो, आपको बाद में मिलेगा। तो कैश जब नहीं मिलता है तो हम एक डेटर बना देते हैं, डेटर का हेड बनाते हैं। डेटर का मतलब होता है कि वो पर्सन या वो एंटिटी जो हमें आगे चल करके पेमेंट देगी, जिस समय पेमेंट रिसीव होने वाली है, तो हमने स्टॉक बेचा और उसने पैसे नहीं दिए, देगा आगे चल करके, तो उसको डेटर बोलते हैं। और डेटर का हेड बनाते हैं, कैश में ऐड ना करके डेटर का हेड बनाएंगे और उसमें 2,000 रुपए ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये था गुड और क्रेडिट का एंट्री। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 15,000 इन कैश। ठीक है, आपने क्या किया,
10,000 के गुड्स को 15,000 में बेच दिया। तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री देखो, तो यहाँ पे समझो सबसे पहले कॉस्टिंग माइनस करना हमेशा याद रखना। स्टॉक से हमेशा क्या माइनस कर देंगे हम, कॉस्टिंग को। स्टॉक से आप देखना जब भी तो कॉस्टिंग माइनस करना। तो 10,000 का स्टॉक है, तो हमने स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दिया कॉस्टिंग को। कैश में आप क्या करोगे, कैश में तो आप कितने का बेच रहे हो, 10,000 का सामान को 15,000 में बेच रहे हो, तो कैश आपको 15,000 रुपए मिलेगा। तो 15,000 रुपए कैश में ऐड कर देना। अब यहाँ पे कैपिटल क्यों आ गया, इसको ध्यान से समझो। आपने 10,000 के सामान को 15,000 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, है ना। आपकी स्टॉक की कॉस्टिंग थी 10,000 रुपए, आपने बेचा है 15,000 में, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है, आप बिजनेस कर रहे हो। तो आपने 5,000 रुपए ज्यादा करके बेचा है, तो 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, और वो प्रॉफिट होता है कैपिटल में प्लस। ठीक है, कैपिटल में हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सन में तो प्रॉफिट को हम कैपिटल में प्लस कर देते, जब वो कुछ सेल करते तो लॉस हुआ तो माइनस कर देते सेम एंट्री में। ठीक है, अगर यहाँ पे लॉस हुआ होता तो माइनस कर देते, प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर दिया। ठीक है, तो स्टॉक से माइनस कर दो, कैश में जितने पैसे मिल रहे हैं ऐड कर दो, और जो प्रॉफिट हुआ कैपिटल में ऐड कर दो। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15,000 क्रेडिट। देखो अब यहाँ पे ध्यान सुनना, सबसे पहले स्टॉक में से हम क्या माइनस करेंगे, एसेट तक जा करके कॉस्टिंग को, कि गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 20,000 की, तो हमने स्टॉक में से 20,000 रुपए कर दिया माइनस। ठीक है, अच्छा क्रेडिट पे बेचा है, तो क्रेडिट पे बेचा है तो डेटर से हमें पैसे मिलेंगे, अभी तो पैसे मिले नहीं है तो कैश में ऐड करेंगे नहीं। जो पैसे मिले ही नहीं तो कैश में कहाँ से ऐड करें, तो हम ऐड नहीं करेंगे, 15,000 डेटर का नाम लिख करके ऐड कर देंगे। अब देखो यहाँ पे 5,000 रुपए माइनस क्यों हुए, क्योंकि आपने 20,000 के सामान को 15,000 में बेचा है। तो आप 20,000 के सामान को 15,000 में बेच रहे हो, तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस को हम कैपिटल से माइनस करते हैं, प्रॉफिट को हम कैपिटल से प्लस करते हैं। नेक्स्ट अभी जस्ट पिछले एंट्री में हमने देखा। फिफ्थ एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप की एंट्रीज आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है इसको। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपके पास स्टॉक है 6 लाख का। ठीक है, आपके पास स्टॉक 6 लाख का पड़ा है, इसने बोला कि 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स आपके पास 6 लाख का है, स्टॉक 6 लाख का। अब 6 लाख का 1/3 आपने सोल्ड कर दिया है ना। ठीक है, क्या बोला है, 1/3 ऑफ गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट। ठीक है, 1/3 ऑफ गुड्स, तो गुड्स कितना है टोटल 6 लाख, और 6 लाख का 1/3 निकाल दो। तो 6 लाख का 1/3 कितना हो जाएगा, 2 लाख। 1/3 कैसे निकालेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाई 1/3 कर दो, आ जाएगा 2 लाख। अब 2 लाख को आपने क्या किया, 2 लाख के स्टॉक को सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अब 2 लाख का 10% निकालो, 2 लाख का 10% आ जाएगा कितना, 20,000। ठीक है, 2 लाख मल्टीप्लाई 10/100 तो 20,000 आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, टोटल आपका सेल्स अमाउंट कितना हो गया, फिर 2 लाख का आपका स्टॉक था, 20,000 आपका प्रॉफिट है, तो टोटल सेल्स वैल्यू कितनी हो गई, 2,20,000। ठीक है, तो 2,20,000 के सामान को आपने बेच दिया, तो 2,20,000 का सामान आपने बेच दिया। ठीक है, और आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अब ऑन आगे पढ़ते क्या बोला, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब आधी पेमेंट आपको कैश में मिली है, तो 2,20,000 कितना हो जाएगा, 2,20,000 का हाफ कर लो, तो 1,10,000 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर देना, 1,10,000 आ जाएगा। अब 1,10,000 आपको कैश से मिलेगा, और डेटर से 1,10,000 आपको बाद में मिलेगा, क्योंकि आधी पेमेंट कैश से रिसीव हुई तो आधी पेमेंट रिसीव नहीं हुई, और वो आधी पेमेंट आपको बाद में चल करके मिलेगी, और जो पेमेंट हमें अभी नहीं मिली उसको हम डेटर के नाम से लिख देते हैं। अब देखो ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो स्टॉक हमने कितने का सोल्ड किया, इसमें नहीं लिखा था, 1/3 बोला था, तो देखना पड़ेगा स्टॉक कितने का है, उसका 1/3 निकालेंगे। 6 लाख का स्टॉक था, 1/3 निकाला 2 लाख रुपए। डेटर्स में 1,10,000 ऐड कर दिया, क्योंकि इसने हमें पूरी पेमेंट नहीं दी है, आधी पेमेंट दी है। तो आधी पेमेंट नहीं दी है तो उसको हम डेटर में ऐड कर देंगे, और जो पेमेंट हमें मिल गई है उसको हम कैश में ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो हमें प्रॉफिट हुआ है 20,000 का प्रॉफिट हुआ, तो उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था 10% का। ठीक है, तो ये थी फिफ्थ एंट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000 एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। इंपॉर्टेंट एंट्री है, कंफ्यूज करने वाली, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पे पर्सनल कार को, है ना, ओनर ने क्या किया, ही का मतलब यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, ओनर को। तो ओनर ने क्या किया, अपनी पर्सनल कार को सेल कर दिया 50,000, और डिपॉजिट कर दिया उसके अमाउंट को फर्म्स के बैंक अकाउंट में।
तो ध्यान से समझना, ये जो सेल किया है, सोल्ड किया पर्सनल कार, ये बिजनेस की कार नहीं है। तो जब बिजनेस की कार नहीं है तो उसको बिजनेस का एसेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और जब कोई ओनर अपनी पर्सनल कार सेल करके बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसको एडिशनल कैपिटल बोला जाता है, कि वो और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस में। तो ये एंट्री है जो, ये सेल्स की नहीं होगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमारी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस का एंट्री क्या होता है? एसेट साइड आप क्या करते हो, कैश या बैंक, कैश में ऐड किया है, बैंक में ऐड किया। तो यहाँ पर आपने फर्म्स के बैंक अकाउंट में ऐड किया है, तो आप बैंक में 50,000 प्लस कर दोगे और कैपिटल में 50,000 प्लस कर दोगे। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री यही होती है। एसेट साइड आप कैश या बैंक में प्लस कर देना और कैपिटल में प्लस कर देना, सिंपल। नेक्स्ट है गुड सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3 मंथ। देखो यहाँ पे हमने गुप्ता को गुड सोल्ड किया है 10,000 में, और हमें पैसा ना मिल करके उसने एक बिल्स रिसीवेबल दिया। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? उस पर डेट और मंथ लिखा होता है कि कितने तारीख को पेमेंट हमें देगा। तो यहाँ पर हमारे पास पैसा नहीं मिलता, बिल्स रिसीवेबल होता है। स्टॉक में से जितने का स्टॉक सोल्ड किया उसको माइनस कर दो, बिल्स रिसीवेबल में वही अमाउंट प्लस कर दो, क्योंकि ये अमाउंट आपको मिलने वाला है। बिल्स रिसीवेबल का हेड बनाओगे एसेट साइड, डेटर का नहीं बनाओगे। यहाँ पे आप बिल्स रिसीवेबल बनाना, क्योंकि आपको बिल्स रिसीवेबल मिल चुका है। जब आपको कुछ नहीं मिलता तो डेटर बनाते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्स रिसीवेबल मिला है तो उसका हेड बनाओ और उसमें 10,000 रुपए ऐड कर देना और स्टॉक से माइनस कर देना, क्योंकि स्टॉक चला गया, बिल्स रिसीवेबल में आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 10,000 कैश। आपने 10,000 के फर्नीचर को कैश में बेच दिया है। देखो, हमारे बिजनेस में कुछ ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो कि हम डेली बेसिस पे नहीं बेचते हैं। जैसे फर्नीचर, कोई देखो जिस बिजनेस का फर्नीचर का बिजनेस है, व्यापार है, वो तो बेचेगा डेली। लेकिन जो फर्नीचर का नहीं करता, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड सोल्ड करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बेचता है वो डेली। लेकिन अगर वो फर्नीचर बेचता है तो आप क्या करना, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पे आप फर्नीचर से माइनस करोगे, ठीक है, इसको फर्नीचर करना। अब फर्नीचर से माइनस करोगे 10,000 रुपए और कैश में ऐड कर दो, क्योंकि आपको कैश में वो चीज मिल चुकी है, ठीक है। कैश मोड को ऐड कर देना और फर्नीचर से आप उसको माइनस कर देना। ये एंट्री होती है। कोई भी आप फिक्स एसेट सेल करते हो, सोल्ड करते हो, तो उसको एसेट साइड जा करके जो भी फिक्स एसेट सोल्ड किया उसमें से माइनस कर देना और कैश में ऐड कर देना, बैंक में जहां भी से भी आपको पैसा। हाँ, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी सेल्स रिटर्न की, या जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, सॉरी रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। परचेस रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं और सेल्स रिटर्न को हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। इसको याद रखना, कई बार हमें सेल्स रिटर्न ना लिख करके रिटर्न इनवर्ड बोलता है। तो जब हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हो सकता है कुछ पीस डिफेक्टिव निकल जाए या बेकार आ जाए, तो कस्टमर हमें वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए भी एंट्रीज अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड होती है। तो जैसे एग्जांपल, सोहन रिटर्न द गुड्स अमाउंट 5,000 विच वाज सोल्ड इन कैश, ठीक है। हमने सोहन को गुड सोल्ड किया होगा कैश में 5,000 का, उसने रिटर्न कर दिया। हो सकता है कि उसे पसंद ना आए फिर डिफेक्टिव हो, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमने सोल्ड किया था तो स्टॉक को कम कर दिया था, लेकिन अगर वो हमें वापस दे रहा है गुड्स यानी स्टॉक को, तो स्टॉक हमारा दोबारा से बढ़ जाएगा। और उसने हमें पेमेंट की थी कैश में, तो वो कैश अब हमें दोबारा से उसको देना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको उसने गुड्स लौटा दिया है ना। नॉर्मल है इसको, तो आप समझ सकते हो कि आपने स्टॉक को जब बेचा था तो आपके पास स्टॉक कम हो गया था, लेकिन जब आपको रिटर्न मिल गया स्टॉक का तो स्टॉक बढ़ जाएगा और आपको कैश देना पड़ेगा, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकल गया, वो कैश लेगा, स्टॉक दे दिया आपका, ठीक है। तो ये एंट्री होता है, एसेट साइड इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है सोहन रिटर्न द गुड्स अमाउंट 10,000 विच वाज सोल्ड इन कैश। देखो, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये दोनों ही कैश का नहीं होगा, ये क्रेडिट वाला होगा ट्रांजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट कर लेना उधार पर। तो अगर हम क्रेडिट में कोई चीज पहले से बेचे हैं और वो फिर हमें दोबारा से वापस मिलता है, सबसे पहले तो एसेट साइड में स्टॉक को बढ़ा दोगे, प्लस कर दोगे 10,000 से, क्योंकि आपने क्या किया, 10,000 का स्टॉक आपको वापस मिल गया, है ना। सोहन ने आपको 10,000 के स्टॉक वापस कर दिए। अब आपको उसको कैश देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपने कैश में ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है, क्रेडिट पे किया। तो आपने पहले से ही उससे कोई पैसा लिया ही नहीं था, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, डेटर्स में जाकर के माइनस करोगे। इसको याद रखना, इस ट्रांजेक्शन को स्टॉक में प्लस कर देना और कैश से माइनस कर मत करना, डेटर से माइनस करना, क्योंकि डेटर में आपने प्लस करके रखा था कि आगे चल करके वो पैसे 10,000 रुपए में हमें मिलने वाले, लेकिन अब वो उसने पैसे ना दे करके हमें स्टॉक ही लौटा दिया। तो स्टॉक में दोबारा प्लस कर देंगे और डेटर में माइनस कर देंगे, क्योंकि उसने हमें कैश में हमें पेमेंट नहीं की थी, है ना। उसने हमें आगे चल करके पेमेंट करने का बोला था, तो हम डेटर से माइनस करेंगे।
ठीक है, तो ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। ठीक है, हमने सेल्स देख लिया, परचेज देख लिया, बिजनेस स्टार्टर देख लिया, अब एक्सपेंस देखते हैं। एक्सपेंस यानी कि डेली खर्चे जो हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी एंट्री क्या होगी। तो सबसे पहले आप एक्सपेंसेस को जान लो, कौन कौन से एक्सपेंसेस बिजनेस में होते हैं। तो सैलरी देना एम्प्लॉय को, वेजेस देना, सैलरी वेजेस दोनों एक ही बात होती है, वेजेस डेली बेसिस पे और सैलरी मंथली बेसिस, रेंट देना बिजनेस का, इंटरेस्ट देना, कमीशन देना, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी परचेज करना, ये सब कुछ एक्सपेंस में आता है। स्टेशनरी परचेज करना एक एक्सपेंस है, याद रखना। ठीक है, तो हम एक्सपेंस की एंट्री सिंपल है, कैश से माइनस करो एसेट साइड। ठीक है, एसेट साइड जाना और कैश से आप माइनस कर देना और कैपिटल में माइनस कर देना, सिंपल। एक्सपेंस कोई भी एक्सपेंस हो, अगर एक्सपेंस बोलता है, एक्सपेंस पेड, किसी भी एक्सपेंस का नाम लेकर के, रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, तो आप कैश से माइनस करोगे और कैपिटल से माइनस करोगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड आ सकता है। आउटस्टैंडिंग समझ लेते हैं सबसे पहले। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ऐसा एक्सपेंस जो ड्यू हो चुका है, जो कि आपको पेमेंट करना है, डेट निकल चुकी है, अभी तक आपने पेमेंट की ही नहीं। ऐसे मान लो कि 1 अप्रैल को आपको पेमेंट करनी थी, आज 5 अप्रैल हो चुकी है, आपने पेमेंट नहीं की, इसी को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। तो वो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड एक हेड बनाना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से, और उसमें आप क्या करना, प्लस कर देना। ठीक है, जितना भी अमाउंट आपने पे नहीं किया वो आपको पे करना है, क्योंकि आपको आगे चल करके पे करना है। जो भी आपको आगे चल करके पे करना हो तो लाइबिलिटी साइड बन जाता है, और जो भी आप पेमेंट जो आपका है, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी, जो आपको बेनिफिट देगा फ्यूचर में, वो सब एसेट साइड आ जाएगा। ठीक है, और कैपिटल से माइनस कर देना, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंस रिड्यूस करता है कैपिटल को, ओनर की कैपिटल को रिड्यूस करता है। ठीक है, एक्सपेंस पेमेंट करने से। ठीक है, और अभी तक आपने पेमेंट की नहीं है, तो लाइबिलिटी साइड आपको पेमेंट करनी पड़ेगी आगे चल करके, इसीलिए आप हेड बनाते हो, उसमें प्लस कर दो और कैपिटल को माइनस कर दो, कैपिटल कम हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रीपेड जस्ट इसका अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग था कि अभी तक आपने पेमेंट की ही नहीं, कब की पेमेंट हो चुकी थी, है ना। प्रीपेड का मतलब होता है कि आपने पहले ही पेमेंट कर दिया और आप बाद में उसकी सर्विस को ले रहे हो, है ना। एक्सपेंस ऐसा है कि आप पहले ही पेमेंट कर दे, जैसे फोन का मोबाइल रिचार्ज होता है, आप पहले ही पेमेंट कर देते हो, फिर महीने भर आप उसको यूज कर रहे होते हो, तो उसी को प्रीपेड एक्सपेंस कहा जाता है, प्रीपेड रिचार्ज होता है। तो इसकी एंट्री क्या होती है, आप एसेट साइड जाते हो, कैश तो आपके पास से चला गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, तो कैश अब आपके पास नहीं है, उसमें से माइनस कर दोगे और प्रीपेड एक्सपेंस का हेड बना देना एसेट साइड, उसमें प्लस कर देना। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस मत लिखना, रेंट प्रीपेड लिख देना, है ना, इंश्योरेंस प्रीपेड, तो ऐसे हेड बनाना होता है। यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे लिख दो। नेक्स्ट है फोर्थ, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक एक्सपेंस है, समझ लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब भी किसी फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, इनकी अगर वैल्यू कम होती है, तो उस वैल्यू कम होने को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हमने कोई भी सामान आज खरीदा है तो आगे चल करके उनकी वैल्यू कम होती है। फिक्स्ड एसेट्स की होगी, स्टॉक की नहीं होगी, जो हम डेली बिजनेस कर रहे हैं उसकी नहीं होगी, क्योंकि वो वन ईयर में ही सोल्ड कर देते हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती जाती है, जब उसकी वैल्यू कम होती है तो उसी को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। मशीनरी आज आपने खरीदी तो कल को उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं रहेगी, उसकी कल को प्राइस उतना ही नहीं रहेगा, ठीक है, गिर जाएगा, तो वो डेप्रिसिएशन हुआ। इस डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट बोलता है कि जितने का भी डेप्रिसिएशन हुआ, एसेट साइड जाना, कैश से माइनस करना, और कैपिटल साइड जाना, कैपिटल कैपिटल से माइनस करना। ठीक है, एसेट साइड कैश से और कैपिटल में माइनस कर देना, सिंपल। एक्सपेंस की एंट्री आपने पढ़ा। डेप्रिसिएशन किसी के ऊपर बोले तो आप कैश से और कैपिटल से माइनस कर दोगे। यहाँ पर डेप्रिसिएशन 10% बोलता है, 20% डायरेक्ट अमाउंट भी दे सकता है। तो अगर 10% बोलता है तो आप फिक्स्ड एसेट्स जो भी है 5 लाख के में से, तो 5 लाख का 10% को आप निकालो, 5,000, उसको एसेट साइड कैश से और कैपिटल से माइनस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनकम की। जैसे अभी हमने एक्सपेंस देखा, वैसे इनकम भी बिजनेस में होती है। तो इनकम में हमें सैलरी मिल सकती है, वेजेस मिल सकता है, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें मिल सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल हमें मिल सकता है। ठीक है, जब हम ये सब रिसीव्ड होगा तो उसको इनकम कह देंगे। इनकम की एंट्री सेम उसी की तरह, कैश और कैपिटल में यहाँ पर बस ऐड कर देना, वहां से माइनस हो जाता है, यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, कोई भी इनकम आपको हुई, कोई भी आपको रिसीव हुआ इनकम, तो सिंपल है, कैश में ऐड कर दो, कैपिटल में ऐड कर दो। अब इनकम भी दो टाइप की हो सकती है, एक होता है अक्रूड इनकम और एक अर्नर्ड इनकम। तो अक्रूड इनकम समझते हैं पहले। अक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जो आपने
जो आपने अभी अर्न नहीं किए है ना, जो आपको मिलने वाली है, ठीक है, सॉरी, आपने पहले से ही वो इनकम अर्न कर ली है, अभी तक आपको वो मिली नहीं है ना। मान लो कि आपको सैलरी मिलने वाली थी 10 तारीख को, आज 12 तारीख हुआ, आपको सैलरी आई ही नहीं, ठीक है, तो उसको अक्रूड इनकम कहेंगे। ऐसी इनकम जो अभी अब तक आपको मिली नहीं है लेकिन आपने अर्न कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, एसेट साइड अक्रूड इनकम लिखना, क्योंकि आपको ये मिलने वाला, जो भी चीज मिलने वाली होती है एसेट साइड। और कैपिटल इससे बढ़ जाएगी, अगर आपको इनकम मिल जाए तो कैपिटल बढ़ा दो, ठीक है, इनकम कैपिटल को बढ़ाता है और एक्सपेंस कैपिटल को कम करता है, तो याद रखना। तो एसेट साइड जाना, यहाँ पर कैश में ऐड मत करना, क्योंकि कैश में आपको मिला नहीं है, अक्रूड है, यानी कि आगे चल करके मिलेगा, तो जब आगे चल करके मिलेगा तो उसको कहेंगे अक्रूड इनकम। और एसेट साइड उसका हेड बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं। अब एक होता है अनअर्न्ड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब आपने अभी तक इनकम कमाई ही नहीं, आपको पहले ही पैसा मिल जाता है, एडवांस मिल जाता है, बहुत सारे बिजनेस में एडवांस चलता है, एडवांस पेमेंट लेनी पड़ती है। तो एसेट साइड जाओगे, आपको पेमेंट तो मिल चुकी है तो कैश में ऐड कर दोगे, और लाइबिलिटी साइड एडवांस इनकम का हेड बना करके उसमें भी ऐड कर दोगे, क्योंकि इनकम तो आपको मिल गई, लेकिन वो सर्विस, वो गुड्स जो भी जिसके लिए इनकम मिली वो आपको आगे चल करके पे करना पड़ेगा। तो इसलिए एडवांस इनकम का आपको क्या करना पड़ता है, एक लाइबिलिटी साइड हेड बनाना पड़ता है, क्योंकि आपका अभी पैसा नहीं हुआ है, ये एडवांस में आपको भले मिल जाओ, ठीक है। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है, कैश में ऐड और लाइबिलिटी साइड एक हेड बनाते हैं एडवांस इनकम, और उसमें हम कर देते हैं प्लस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिशनल एंट्री, कुछ होती है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइप की। सबसे पहले समझो यहाँ पे ड्राइंग्स होता क्या है। ड्राइंग्स का मतलब होता है, ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब होता है जब हमारा ओनर, जब ओनर क्या करे अपने बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ कर ले पर्सनल यूज के लिए, कैश विड्रॉ कर ले, बैंक से पैसे निकाल ले, है ना, या फिर कोई स्टॉक निकाल के अपने पर्सनल उस घर पर लेकर के जाए यूज करे, ठीक है, फर्नीचर निकाल ले, कुछ भी विड्रॉ कर सकता है, तो आप क्या करते हो, ठीक है, ड्राइंग्स कहते हैं उसको। अब यहाँ पर इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जब आप ड्राइंग्स करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस में से आप डेली बेसिस पे मान लो पैसे निकाल दो, तो बिजनेस क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर अलग है बिजनेस अलग है, तो अगर ओनर पैसा निकाल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को। तो उसकी एंट्री आप क्या करते हो, कैपिटल में ही ऐड करते हो और कैपिटल में ही माइनस कर देते हो, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आपको ये शो करके दिखाना पड़ता है। कैपिटल में ही आप ऐड करोगे, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम हो गया, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ड्राइंग से, उसी से माइनस कर दोगे, क्योंकि ओनर को पेमेंट करनी पड़ रही है, इसीलिए कैपिटल से ही माइनस हो जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सेम एंट्री, आप कैपिटल ऐड करते हो बिजनेस में, यहाँ पर आप निकाल रहे थे, अब आप कुछ बिजनेस में अपना लगा रहे हो, डाल रहे हो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पे लगता है। कि मान लो कि आपने क्या किया, कोई भी अपने पर्सनल कार अपने बिजनेस में डाल दी, बिजनेस के लिए यूज के लिए, तो पर्सनल कार आपने डाली है तो वो बिजनेस आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, ठीक है। अब डेली बेसिस पे अगर कैपिटल लगाते हो अपने बिजनेस में तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलता है बिजनेस से, और वो इंटरेस्ट आप क्या करते हो, कैपिटल में ही प्लस कर देते हो और कैपिटल में ही माइनस कर देते हो, क्योंकि इंटरेस्ट मिला है तो कैपिटल के लिए वो कम होगा, कम कर देगा ओनर के पास, और ओनर के पास इंटरेस्ट आया है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम ट्रीटमेंट होता है। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। एडिशनल कैपिटल क्या है, पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने कुछ कैश लगाया था, स्टॉक लगाया था, लेकिन अब हम बीच में बिजनेस स्टार्ट हो चुका है कब का, अब हम और पैसे लगा रहे हैं बिजनेस में, तो उसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। जब हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी एंट्री होती है एसेट साइड जाते हैं, जो भी अपने बिजनेस में एसेट लगाई है, जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है, कैश किया तो कैश, बैंक से किया तो बैंक, स्टॉक किया तो स्टॉक, फर्नीचर किया तो फर्नीचर, उसका हेड बनाते हैं, उसमें ऐड करते हैं जितना भी अमाउंट लगाया है और कैपिटल में ऐड करते हैं। इनकम की तरह इसकी एंट्री है, लेकिन यहाँ पे इसको एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई भी चीज लगा रहे हो, कैश या बैंक या कुछ भी, उसको एडिशनल कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स। तो अभी हमने समझ लिया था कि ड्राइंग्स होता क्या है, कि अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए सब कुछ कुछ भी निकाल लेना, जैसे कि विड्रॉ करना, कैश, बैंक, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी पर्सनल उससे निकाल रहे हो तो उसकी एंट्री होगी एसेट साइड जाओ, जिसमें से आपने कैश से निकाला है, बैंक से निकाला, स्टॉक निकाला, फिक्स्ड एसेट निकाला, उसी हेड में से आप क्या करते हो, उसको माइनस कर दो, इतना अमाउंट भी निकाला आपने, और कैपिटल से भी माइनस कर दो, क्योंकि ओनर कैपिटल को कम कर देता है ड्राइंग्स, ठीक है। गुड्स और फिक्स्ड एसेट डिस्ट्रॉय बाय फायर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। अगर हमारा कोई गुड्स या फिक्स्ड एसेट्स डिस्ट्रॉय होता है फायर से, थेफ्ट से, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, तो अब क्या करते हो, सेम इसी की तरह एंट्री है, जो भी चीज डिस्ट्रॉय हुई, कैश डिस्ट्रॉय हुआ, बैंक हुआ, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट्स,
उसमें से माइनस कर दोगे और कैपिटल से माइनस कर दोगे, क्योंकि आपके कैपिटल को कम करेगा और वो भी कैश बैंक भी कम हो जाएगा। ठीक है, गुड्स गिवन एज अ सैंपल और चैरिटी, फिर से सेम एंट्री होगी। देखो आपने कोई गुड्स दे दिया सैंपल में या चैरिटी में दे दिया, सैंपल कराने के लिए बहुत लोग गुड्स देते हैं सैंपल में फ्री में, या चैरिटी में आप देते हो फ्री में, तो आप क्या करोगे, एसेट साइड जाओगे, एसेट साइड स्टॉक में माइनस कर दोगे, स्टॉक दिया तो स्टॉक, कैश दिया तो कैश, ठीक है, माइनस कर देना उसी हेड में से, और कैपिटल से माइनस कर देना क्योंकि ये भी आपके ओनर के कैपिटल को कम करता है। नेक्स्ट एंट्री। तो बस इतना ही था यार, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन की सारी एंट्रीज में एक्सप्लेन हो चुकी हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये एंट्री जब आप समझ लोगे आसानी से, तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। जिसने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए हैं पहले से, वो अब जाके करना, अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा एंट्रीज को देखने के बाद। अब आप इजीली इसको कर पाओगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम खुद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर रहे होंगे। फिर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर कर देना, ताकि आपको दोस्तों के समझ में आ जाए, और सब्सक्राइब करना, ताकि आगे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ वो आपको मिल जाए तुरंत ही। ठीक है, और जिसने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट की वीडियो नहीं देखी, वो देख लेना, मैं यहाँ पर लगा दूंगा। ठीक है, वो क्योंकि उस एंट्री में मैंने सबको, उस वीडियो में मैंने सारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, अकाउंटिंग क्वेश्चन होता गया है। ठीक है, तो बाकी इसे ही मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। इसके वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अकाउंटिंग क्वेश्चन याद करो, इसका पीडीएफ मैं नोट्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप आसानी से उसको पढ़ सकोगे बाद में भी। ठीक है, तो एंड करते हैं इस वीडियो को। ओके।